अरे मेरे बेसिक मैथ वाले प्यारे रसगुल्लों, आ जाओ तुम्हारे लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन ढूंढ करके लेकर के आया हूं जो बार बार रिपीट होते हैं। यानी बेसिक मैथ से अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो 17 फरवरी को, तो इन क्वेश्चंस को बिना प्रैक्टिस किए बिल्कुल मत जाना, नहीं तो बाद में बहुत अफसोस होगा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन से क्वेश्चंस हैं और उन्हें डिटेल में कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन से जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से बार बार रिपीट होते रहता है और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा। इसको करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन बेसिक मैथ्स में आता है। तो सबसे पहले तो ये देखो, हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस में सेक थीटा डिवाइड बाई में सेक थीटा। हम अगर एलएचएस से सॉल्व करना इसे शुरू करते हैं तो इसमें करना क्या पड़ेगा, हमें इसे साइन के फॉर्म में लेकर के आना है। तो साइन बनाने के लिए मैं सेक को पहले कॉस में कन्वर्ट करूंगा। तो देखो मेरे पास 1 प्लस में जो सेक थीटा है वो 1 डिवाइड बाई में कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे के साइन पर हमारे पास जो यहाँ पर भी सेक थीटा है उसको भी मैं 1 डिवाइड बाई में कॉस थीटा लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो। देखो इजी तरीका बता रहा हूं, अगर फ्रैक्शन है और कोई नंबर लिखा हुआ है ना, तो डिनोमिनेटर के इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर में ऐड कर दिया जाता है। कॉस का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर प्लस में 1 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा है उसको उतार देंगे। पूरे की डिवाइड में हमारे पास 1 डिवाइड बाई में कॉस थीटा हो जाएगा। हमें पता है कि अगर मैं इसको ऊपर लेकर के जाता हूं तो ये मेरा ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, नहीं रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां पर से कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मेरे कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं इसको पहले ही कैंसिल कर देता हूं। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास सिंपली कॉस थीटा और प्लस में 1 बच गया। तो मुझे तो ये लाना नहीं था, मुझे तो लेकर के आना था साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में 1 कॉस थीटा, और मेरा तो कॉस थीटा प्लस 1 निकल करके आ गया। तो क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं। तुम एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को बनाओगे तो यहां तक पहुंचने के बाद तुम्हें खुशी फील होनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए अपने ऊपर कि अरे यार मैं क्या बना दिया, क्या लेकर के आना था, क्योंकि ये ऐसे ही बनेगा। अब हम क्या करने वाले हैं ना, ये जो राइट वाला पार्ट है, ये जो राइट हैंड साइड में हमारे पास पार्ट है, हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। कभी भी देखो जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पर लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करके सेम टू सेम राइट वाला पार्ट लेकर के आओ, या राइट वाले को सॉल्व करके सेम टू सेम लेफ्ट वाला लेकर के आओ। कहीं पर ऐसा कंपलसरी नहीं लिखा हुआ है। एक ये भी तरीका है कि तुम लेफ्ट वाले को सॉल्व करके कोई आंसर निकाल करके दिखा दो, और राइट वाले सॉल्व करके वही आंसर अगर तुमने निकाल दिया तो भी दोनों हमारे एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो वही वाला तरीका हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमारे पास राइट वाले साइड में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, मुझे कॉस के फॉर्म में लेकर के आना है। तो फॉर्मूला याद करो, साइन और कॉस वाला क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा के बदले में ये वाले फॉर्मूला का बात कर रहा हूं बेटा। बहुत सारे बेसिक मैथ्स वाले बच्चों फॉर्मूला भी तो याद नहीं किए रहते हैं ना, तो वो लोग डांटते हैं कि सर आप शॉर्टकट में फॉर्मूला मत लिखा करो, डिटेल में समझाया करो। देखो ये वाला फॉर्मूला याद किया ना तुम लोग, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ये कॉस उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले में मैं लिख दूंगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में मेरे पास देखो 1 माइनस में कॉस थीटा है। अब क्या करो, ये 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये स्क्वायर में पहले से है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लास 8th में क्लास 9th में पढ़ा है तुमने ना, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 प्लस में बेटा कॉस थीटा आ गया, और इधर हमारे पास 1 माइनस में कॉस थीटा आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस में कॉस थीटा पहले से है, तो ये नीचे वाला 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास 1 प्लस में कॉस थीटा आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी हमारा 1 प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉस थीटा बतिया एक ही होती है। तो जो एलएचएस में आया था वही आरएचएस में आ गया, तो तुम लास्ट में लिख दोगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और बस इतना ही करना है। तो इस तरीके से भी तुम्हें प्रूव करने आना चाहिए। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, खेल खत्म करने की जरूरत है। अब पॉलिनोमियल का एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बेसिक मैथ्स वाले बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन मैं तुम्हें एकदम डिटेल में समझाऊंगा, समझना, ध्यान से देखना, तुम्हें ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा और बीटा हमारे जीरो हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, हमें एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरो होंगे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो तुम्हें डरना नहीं है, जो बेसिक चीजें तुम्हें पता है ना उसकी यूज करनी है। जैसे तुम्हें क्या पता है कि जो सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है वो हमारा माइनस बी डिवाइड बाई ए होता है, ये सभी बच्चे को पता है। अल्फा इंटू बीटा ये सी डिवाइड बाई ए होता है, ये तुम्हें पता है। और एक और चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम लोग पॉलिनोमियल बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है एक्स का स्क्वायर फिर माइनस की साइन के साथ सम ऑफ अल्फा बीटा एक्स और प्लस की साइन के साथ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एंड प्लस की साइन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद है, यानी कि ये हमारा जो क्वाड्रेटिक, हम लोग जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो तुम्हें बस ये 3 चीजें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम लोग इसका यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 वाला वैल्यू निकालने के लिए, है ना, और ये वाले का भी यूज करेंगे। और जब लास्ट में हमारे वैल्यूज आ जाएंगे ना, तो हम इसका यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देंगे जो हमसे क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा गया है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मेरे को जो गिवन दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल बेटा मुझे दिया हुआ है वो क्या है, वो है एक्स का स्क्वायर
प्लस में 3x प्लस में 2। तुम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो जो कि माइनस बी डिवाइड बाई ए होता है, तो माइनस बी यानी कि -3 हो जाएगा और a के बदले में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ये यहाँ पर a होता है, इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। सारे बच्चों को ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास नीचे में 1 आ गया और इसको हम लोग डायरेक्ट -3 लिख देंगे। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा अगर हम करते हैं तो ये c डिवाइड बाई a हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास 2 है और 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना वैल्यू निकल करके आ गया अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। अब हम आते हैं कि हमें जो नया वाला पॉलिनोमियल बनाना है ना, उसके जीरो अल्फा और बीटा नहीं है, उसके जीरो क्या है, अल्फा प्लस 1 है, ये एक जीरो है और दूसरा जो जीरो है वो हमारा बीटा प्लस 1 है। हमें करना क्या है कि दोनों का सम निकालना है। दोनों को जब हम सम करते हैं तो सम करते हैं और यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो मुझे चाहिए इन दोनों जीरो का सम। तो यहां पर मैं लिखूंगा सम ऑफ न्यू जीरोस, ठीक है। जो नए वाले हमारे जीरोस हैं उनका सम कितना होगा। तो यहाँ पर नए वाला जीरो बेटा, पहला जीरो है अल्फा प्लस 1 और दूसरा वाला जीरो है हमारे पास बीटा प्लस 1। ये एक जीरो ये दूसरा जीरो, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बन करके आएगा, देखो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो हमने पहले निकाल दिया है, देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ने -3 निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 और ये प्लस का 2 हो गया, सॉल्व होकर के -1 बन जाएगा। यानी कि जो नया वाला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का जो सम है ना वो बेटा -1 है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इसी तरीके से हम निकालेंगे प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट, तो न्यू वाले जीरो का, जो हमारे पास नया जीरो है या फिर नया कह लो तुम लोग पॉलिनोमियल बन रहा है उसके जो जीरोस हैं उसके प्रोडक्ट क्या होंगे। तो प्रोडक्ट करने के लिए हमें इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला वाला जीरो हमारा अल्फा प्लस 1 है, दूसरा वाला जीरो हमारा बीटा प्लस 1 है, इसके बीच में मल्टीप्लाई की साइन लग गई। अगर मैं इसको प्रोडक्ट करता हूँ, अल्फा का बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आ जाएगा, 1 का बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आ जाएगा, फिर 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो बन गया नए वाले के लिए। अब तुम क्या करो, देखो इसका वैल्यू तुम्हें पहले से पता है, यहाँ पर हमने निकाल रखा है 2 है तो इसके बदले में यहाँ पर 2 पुट कर दो। इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 निकाल रखा है पहले से, तो यहाँ पर ब्रैकेट में -3 लिख दो और फिर ये प्लस का 1 हो जाएगा। देखो 2 और 1 मिलकर के बेटा 3 बन गया और ये माइनस का 3 है तो इक्वल टू 0 निकल करके आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब मेरी बात यहाँ से बहुत ध्यान से समझना, हमारा आंसर क्योंकि निकलने वाला है। मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, यानी जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया ना पॉलिनोमियल बनाने के लिए, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब अल्फा और बीटा 0 होते हैं तब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास अल्फा और बीटा 0 नहीं है, अगर ये वाला हमारा 0 है यानी अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 अगर 0 है तो भी कुछ अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये लिख दो कि हमारा जो नया वाला पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0, हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, सम ऑफ 0 लिखते हैं और बगल में x लगा देते हैं और प्लस की साइन के साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरीके से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास बेटा k के बदले में k ही रहने दो, कांस्टेंट टर्म है, ये x का स्क्वायर हो गया, माइनस की साइन लगाई, सम ऑफ 0 कितना निकला था, सम ऑफ 0 जब हमने निकाला था तो कितना निकला था, -1 निकला था। तो सम ऑफ 0 के बदले में माइनस का 1 लिख दो, बगल में x उतार दो। फिर ये प्रोडक्ट ऑफ 0 हमने कितना निकाल लिया, वो तो 0 ही निकल गया है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करो, ये हो गया तुम्हारा k, ब्रैकेट के अंदर x का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और 1 का x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा और 0 का तो खेल खत्म हो गया। तो यही हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो कैसे सॉल्व करना है, बहुत मुश्किल नहीं है। तुम्हें बस ये वाला फंडा है ना, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो बच्चा पार्टी, अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट वगैरह हो तो तुम लोग हमारे मैराथन ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने तुम लोगों को वहाँ पर ना AI बोर्ड भी लगा दिया है कि कोई बच्चा अगर डायरेक्ट डाउट पूछता है, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरा बोट वहाँ पर रिप्लाई दे देता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो फटाफट जा करके तुम्हें पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और फिर जो हमारा 10th टाइटन्स वाले चैनल पे लाइव क्लासेस हो रही है ना, तुम वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो। तो 10th टाइटन्स वाले चैनल पे भी तुम लाइव ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो ये एक और क्वेश्चन हो गया, एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तगड़ा वाला है।
चाहे तुम बेसिक मैथ्स ले लो, चाहे तुम स्टैंडर्ड मैथ्स ले लो, अगर तुमने ये क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है तो मतलब कि तुम पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है। एक्चुअल में यहाँ पर हमें बीपीटी लगाना पड़ेगा। कैसे बीपीटी लगेगा, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, चलो डिटेल में समझो। हमसे कहा गया है कि इस डायग्राम के अंदर ये वाली जो लाइन डीई है ना, ये एसी के पैरेलल है। ठीक है, ये डीई और एसी हमारे दो पैरेलल लाइन है, और साथ ही साथ जो डीएफ है वो एई के पैरेलल है। ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है। जो मैंने ग्रीन टाइप से मार्क किया है वो पैरेलल है, जो रेड मार्क किया है वो पैरेलल है। हमें बोला ये गया है ना कि प्रूव कीजिए बी एफ डिवाइड बाई एफी, यानी कि जो हमारे पास ये वाली साइड है बी एफ और डिवाइड बाई एफी, ये इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल होगी, तो बीई डिवाइड बाई ईसी के। बीई कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, और ईसी यहां से यहां तक। तो ऐसे देख करके बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना। अब तुम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में बांट दो। कहां से बांट दो, तो पहले तो तुम्हें जो पहली चीज दी हुई थी ना बेटा, अरे मिट क्यों नहीं रहा है, हाँ, तो पहले जो तुम्हें ये वाला दिया हुआ था कि भाई हमारा जो डीई है ये एसी के पैरेलल है, तुम इसका पहले यूज करो। तुम ये बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है। जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है वो एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर तुम लिखोगे इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें ये हो रहा है कि डीई और एसी पैरेलल है। इसमें कहा क्या गया है भाई कि डीई पैरेलल है हमारे एसी का, और कभी भी अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई एक लाइन जो हो वो पैरेलल हो जाए किसी दूसरे साइड के, तो फिर वो जो बचे हुए साइड होते हैं उनको इक्वल रेशियो में बांट देती है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहता है, थेल्स का थ्योरम, कि भैया जी अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो बी से ई और ई से सी का जो रेशियो होगा, बीई और ईसी का जो रेशियो होगा वो बीडी और एडी के बराबर हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास बाई, ऐसे लिखना है एग्जाम में कि बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तुम इसके बदले में थेल्स थ्योरम यहाँ पर भी लिख सकते हो, कि हमारे पास जो बी से ई तक होगा, हमारे पास जो बीई होगा उसको डिवाइड किया जाए अगर ईसी से, बीई डिवाइड बाई अगर ईसी किया जाए तो ये इक्वल होता है बेटा बीडी डिवाइड बाई एडी के। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, तो बीडी डिवाइड बाई डीए भी लिख सकते हो, एडी भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इसे तुम इक्वेशन नंबर 1 नाम देकर के छोड़ दो। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया ना। अब तुम इसको भूल जाओ, जो काम करना था हमने कर लिया। अब हम दूसरा वाला जो हिंट दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। दूसरा वाला हिंट कौन सा दिया हुआ है, दूसरे हिंट में कहा गया है कि जो डीएफ है ये वाली लाइन और ये जो एई है ना, ये आपस में पैरेलल है। डीएफ और एई आपस में पैरेलल है ऐसा कहा गया है। तो अब हम ये वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, देखो ध्यान से, जिसमें हमारे पास ये दोनों साइड आ जा रहे हैं, ये पतला वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी ई है। अब इस ए बी ई के अंदर हमारे पास जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है। इसका मतलब बी एफ और एफ ई का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा बी डी और ए डी के रेशियो के, यानी यहाँ पर भी हम बीपीटी लगा देंगे। तो लिखेंगे इस बार इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, जो ट्रायंगल ए बी ई है उसके अंदर डीई और डीएफ और एई पैरेलल हैं। डीएफ इज पैरेलल टू एई। तो इसलिए बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम हमारे पास ये जो बीएफ डिवाइड बाई एफई होगा, बीएफ डिवाइड बाई में एफई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा बीडी डिवाइड बाई एडी के। बीडी डिवाइड बाई एडी या डीए लिख देते हैं, पिछले बार भी क्योंकि डीए लिख दिया था मैंने। तो ये इक्वेशन 1 जो बनाया मैंने और इक्वेशन 2 बनाया। अब तुम यहाँ पर देखो, इक्वेशन 1 में जो राइट साइड में है वो यही है जो इक्वेशन 2 में है, यानी कि दोनों का राइट वाला पार्ट इक्वल है, तो लेफ्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास राइट वाला पार्ट इक्वल है, इसलिए लेफ्ट वाला इक्वल होगा। बोले तो बीई डिवाइड बाई ई सी इक्वल होगा बी एफ डिवाइड बाई एफ ई के। तो देखो बी एफ डिवाइड बाई एफ ई दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं पहले, बी एफ डिवाइड बाई में एफ ई, और ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा बीई डिवाइड बाई ई सी के। तो ये हो गया तुम्हारे पास बीई डिवाइड बाई में ई सी। तो इस तरीके से तुम्हें इसे प्रूव करना है। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, खास करके बेसिक मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड वाले तुम लोग भी प्रैक्टिस कर ले रहे हो, ऐसा नहीं कि बेसिक वाले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड वाले देखते ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम लोगों के लिए भी ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। चलो तो कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, तो और इंपॉर्टेंट लेकर के आता हूँ। बच्चा पार्टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम आता ही आता है, और इस टाइप के प्रॉब्लम जो होते हैं ना, एज वाले प्रॉब्लम, ये तो कंपलसरी है। तो एज वाले प्रॉब्लम तुम लोग कई ठो प्रैक्टिस कर लेना। एक मैंने यहाँ पर करा दिया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर,
5 years ago the product of their ages was 124, तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। सबसे पहले तो उनके प्रेजेंट एज को तुम x मानो। कभी भी अगर एज वाला क्वेश्चन है ना तो प्रेजेंट एज से शुरू करना कि लेट द प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज है पहले तो सन का लिख लेते हैं, सन का x मान लेते हैं, तो जो फादर होंगे उनका परसेंटेज कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, पापा जी का कितना हो जाएगा। यहां पर ध्यान से समझ लो कि दोनों का एज को प्लस करने पर 45 आता है। मान लो किसी एक का जो एज होगा वो 10 ईयर होगा, बेटे का एज मान लेते हैं 10 ईयर है और दोनों को प्लस करने पर 45 आ रहा है, तो पापा का एज कैसे निकलेगा। पापा का एज निकालने के लिए 45 में से 10 माइनस करोगे तो पापा का एज 35 निकल जाता है ना। तो उसी तरीके से यहां पर हमने बेटे के एज को अगर x माना है और दोनों का सम 45 ईयर है तो पापा का एज निकालने के लिए 45 माइनस x लिख देंगे। ये प्रेजेंट एज हो गया, ये दोनों का प्रेजेंट एज हो गया। अब यहां पर यह कहा गया है कि बिफोर यहां पर आज से अगो लिखा हुआ है ना, अगो का मतलब होता है पहले, तो आज से 5 साल पहले की बात की जा रही है, तो 5 साल पहले इनका एज कितना होगा ये कैसे पता चलेगा। तो सिंपल है, अभी जितना भी तुम्हारा एज है उससे 5 साल पहले का अगर मैं एज पूछूंगा तो तुम उसमें से 5 माइनस कर दोगे। बस उसी तरीके से यहां पर इनका जितना भी एज है उसमें से 5 माइनस कर दो। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 इयर्स अगो जो एज है, जो एज ऑफ सन है, एज ऑफ सन, बच्चे का एज कितना हो जाएगा, तो पहले x था तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा, यानी प्रेजेंट x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा। और जो पापा जी हैं, जो फादर जी हैं, उनका एज कितना हो जाएगा, तो अभी वो 45 माइनस x है, 5 साल पहले के लिए उसमें से 5 माइनस कर दो तो 45 में से 5 माइनस होकर के 40 बन जाएगा। सो 40 माइनस x जो है वो पापा जी का एज हो जाएगा। ये एज हो गया हमारे पास 5 साल पहले वाला, ये सन का 5 साल पहले का एज निकल गया और ये पापा का 5 साल पहले का एज निकल गया। अब तुम यहाँ से इक्वेशन बनाना शुरू करोगे। हमसे ये कहा गया है कि 5 साल पहले उनका जो भी एज था ना उसका प्रोडक्ट अगर किया जाए तो प्रोडक्ट निकल करके आता 124। तो 5 साल पहले वाला जो हमने एज लिखा हुआ है ना बेटा, ये तुम यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि ये 5 साल पहले जो बच्चे का एज था यानी x माइनस 5 और जो पापा का एज है 40 माइनस में x, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो ये प्रोडक्ट 124 निकलेगा। यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया है और यहीं से तुम्हारा इक्वेशन बनेगा फटाफट। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 40x लिख लो, फिर x का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 हमारे पास 20 हो जाता है तो 200 हो जाएगा। उसके बाद 5 का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये प्लस का 5x हो जाएगा। उसके बाद इक्वल की उस साइड में जो 124 है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। समझ में आया ना मैंने क्या किया, पहले x का इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस 5 का इन दोनों से यानी कि माइनस 5 का 40 से और माइनस x से मल्टीप्लाई करके ये ले आया है। अब क्या करने का, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर चाहो तो सबको उधर ले जाओ या फिर इधर ले आओ, ताकि ये जो एक्स स्क्वायर है वो निगेटिव में है ना उसको पॉजिटिव में हम बना लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ सबको उधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये जो 40 और 5 है, 45 इधर बन रहा था ना, यहाँ पर 45x हो रहा था, उधर जाकर के माइनस का 45x हो जाएगा, माइनस का 45x हो जाएगा। ये माइनस का जो 200 है ये प्लस का 200 हो जाएगा और ये तो पहले से उधर ही है तो हमारे पास प्लस का 124 हो गया। तो जो इक्वेशन बन गया वो इस तरीके से बन गया, x का स्क्वायर माइनस का 45x और दोनों को प्लस करेंगे तो 324 निकल करके आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। अब तुम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। मैं इसे फटाक से फैक्टराइज कर देता हूँ। तो मेरे पास 324 है, मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए कि प्लस माइनस करने पर इतना आ जाए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए। तो कौन कौन से ऐसे दो नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं पता कर लेते हैं। ये हमारे 2 से डिवाइड हो रहा है, पहले तो 2 से निपटा दो इसको, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 से हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 3 से हो रहा है, 3 के टेबल में हमारे पास 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 आगे गया तो 3 7 जा 21 हो गया। उसके बाद फिर ये 3 से हो रहा है, 3 के टेबल में 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 4 हो जाएगा हमारा 36। देखो ध्यान से देखो ना, 3 3 जा 9 हुआ और 9 4 जा हो जाएगा हमारे पास 36, 36 और 9 बेटा 45 आ गया। यानी तुम्हें इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, तुम इनका पेयर बना दो। तो ये हमारे पास कितना बन जा रहा है, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 बन जा रहा है और यहाँ पर एक 9 है। तो मुझे पता चल गया कि 36 मल्टीप्लाई 9 करने पर मेरा 324 आ जा रहा है और साथ ही साथ 36 और 9 को प्लस करेंगे तो 45 भी आ जाएगा। यानी मुझे इसे 36 और 9 में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 36x और माइनस में 9x, क्योंकि मुझे आंसर माइनस में चाहिए इसीलिए दोनों में माइनस लिख रिया हूं ताकि माइनस माइनस प्लस भी हो जाए और आंसर माइनस में भी आ जाए।
प्लस में 324 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से तो ये x बचेगा और माइनस का 36 हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस का 9 कॉमन ले लो तो ये भी हमारा x माइनस में 36 हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर इतना आता है। इक्वल टू साइड में 0 हो जाएगा। तो एक फैक्टर बन गया हमारा x माइनस में 36, दूसरा वाला फैक्टर बन गया x और माइनस का 9, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो अगर बेटा मैं x माइनस 36 इक्वल टू 0 करता हूं तो x का वैल्यू प्लस वाला 36 आएगा, और अगर मैं x माइनस 9 इक्वल टू 0 करता हूं तो x का वैल्यू हमारे पास प्लस वाला 9 आएगा। दोनों नंबर पॉजिटिव है, लेकिन दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि जो x है वो है क्या, x हमारे बच्चे का एज है ना, जो सन है उसका एज जो है वो हमने x लिया हुआ था। तो जो बच्चे का एज है अगर वो बेटा 36 है, मान लेते हैं बच्चे का एज 36 है, तो पापा का एज कितना होगा तुम्हें पता है? पापा का एज हो जाएगा 9 ईयर, क्योंकि दोनों का एज प्लस करने पर 45 आना चाहिए। तो 36 में अगर 9 प्लस करेंगे तभी तो 45 आ रहा है ना। तो ये पॉसिबल है क्या कि बच्चे का एज 36 ईयर होगा, पापा का एज 9 ईयर होगा, एक बड़ा होते जा रहा है दूसरा छोटा होते जा रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? आज के जमाने में नहीं हो सकता है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ टेक्नोलॉजी आ जाए। तो फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर इस वाले को आंसर को गलत दोगे कि भाई x इक्वल टू 36 नहीं हो सकता, क्योंकि वो बच्चे का एज पापा के एज से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जो बच्चे का एज है, जो सन का एज है, जो सन का एज है प्रेजेंट एज ना, वो हो जाएगा 9 ईयर्स, और जो पापा का प्रेजेंट एज है, फादर का जो प्रेजेंट एज है वो हमें पता ही है, वो कैसे निकलेगा? तो 45 में से 9 माइनस करोगे तो 36 ईयर पापा का एज निकलेगा। तो पापा 36 ईयर के हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था ना 45 माइनस एक्स, पापा का एज है तो x के बदले में 9 लिख दिया मैंने, तो 36 आ गया। तो इस तरीके से तुम्हें ये वाला वर्ड प्रॉब्लम बनाना था। इस वीडियो में इतनी ही रखते हैं बच्चों, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं करते हैं। ये सीरीज जो मैंने पेपर लीक चलाया है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ जो एकदम श्योर हो, जो एकदम सॉलिड क्वेश्चन हो। अगर तुमने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ताबड़तोड़ नंबर आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर से जाने से पहले बता देता हूँ कि तुम लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तुम्हारे डाउट्स वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे 10th टाइटन्स वाला जो चैनल है ना यूट्यूब में, उसमें रेगुलर अभी हमारी लाइव क्लासेस होंगी, उसमें तुम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।